काफी लोग यार इसमें ठीक है। तो एलसी सर्किट, एलसी सर्किट, और इसी को हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन भी। ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन किसका हो रहा है? ऐसा नहीं कि कैपेसिटर ऑसिलेट करता है इसलिए इसको कैपेसिटर और इंडक्टर ऑसिलेट नहीं करते हैं, इसमें जो है एनर्जी ऑसिलेट करती है, एनर्जी ऑसिलेट करती है, इसलिए इसका नाम है एलसी ऑसिलेशन और एलसी सर्किट। तो ये फिर से एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, प्लस हम लोग इसको थोड़ा सा एसएचएम से रिलेट करेंगे। क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आता है इस पे, किसी में भी हो, जेई नीट में हो, बोर्ड में हो, कहीं पे भी बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए और बेसिक जो है इसकी फीलिंग याद रहनी चाहिए कि कैसे हम इसको डिराइव कर रहे हैं। तो एलसी सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर। तो यहाँ पे कोई भी अगर रजिस्टर नहीं है तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। जब लॉस नहीं होता है तो वो एनर्जी क्या करती है कि एक फॉर्म से इंडक्टर से कैपेसिटर जाती है, कैपेसिटर से इंडक्टर आती है, तो वहां पे एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम है एलसी ऑसिलेशन। मतलब ना यहाँ पे एल ऑसिलेट कर रहा है ना सी ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट करने वाला है यहाँ पे एनर्जी। तो इसमें हम एक सिचुएशन लेंगे, क्वेश्चन में चाहें तो वो सिचुएशन चेंज करी जा सकती है, और वो सिचुएशन चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस में, उसके अलावा और कहीं पे नहीं। तो इसलिए बेसिक पता होना जरूरी है। तो क्या करते हैं कि ऐसे हम एक कैपेसिटर लेते हैं जो कि कैपेसिटर चार्ज है। कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है और इनिशियल चार्ज है क्यू, ये कैपेसिटर चार्ज है क्यू, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ये इनिशियल चार्ज कैपिटल क्यू। और यहाँ पे एक स्विच है, इस स्विच के थ्रू यहाँ पे एक इंडक्टर कनेक्टेड है, और इंडक्टर भी जो है आइडियल इंडक्टर है, आइडियल इंडक्टर है, और इसको हमने ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, ये हमारा स्विच है। अभी चार्ज है, एक एंड कनेक्ट करने से, कैपेसिटर का कभी भी एक प्लेट कनेक्ट करने से क्या चार्ज फ्लो करता है? नहीं फ्लो करता है, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे एनर्जी होगी, चाहे तो हम इसको दिखा सकते हैं, एनर्जी किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या कोई बता सकता है यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी? एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी हाफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है एनर्जी डेंसिटी। तो हमने इसको स्विच क्लोज कर दिया t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे इस स्विच को क्लोज कर दिया। अब स्विच क्लोज कर दिया तो इंडक्टर भी क्या है, ऐसा मत ये इंडक्टर टूटा हुआ नहीं हुई, ये सब ठीक है। इंडक्टर क्या कर दिया, यहां से हमने एक कंडक्टिंग पाथ ऐसे प्रोवाइड कर दिया, कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड कर दिया। तो जैसे ही क्लोज करेंगे, करंट तो जीरो था, करंट जीरो था, तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर का जो बेसिक नेचर है उसको फ्लक्स से कोई भी छेड़छाड़ पसंद नहीं है, फ्लक्स में कोई भी चेंज पसंद नहीं है, वो फ्लक्स चेंज का अपोज करता है। ध्यान रखोगे, दो अलग अलग कीवर्ड हैं जिसको जब तुम सोचोगे तब तुम्हें डाउट आएगा, समझे? डाउट आता है सोचने पे, जो नहीं सोचा उसको कोई डाउट नहीं है, लाइफ एंजॉय कर रहा है। फाई इज इक्वल टू एल आई। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी जो लूप है वो करंट चेंज का अपोज करता है। करंट चेंज का अपोज क्यों करता है? जब हम ये मान रहे हैं कि भाई अगर डी फाई बाई डी टी हो रहा है तो एक्चुअल में क्या है, डी बाई डी टी ऑफ एल इंटू आई। तो एल कांस्टेंट होता है टाइम पे, एल जो है कांस्टेंट होता है, टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसलिए बाहर। कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एलआर सर्किट में, कि एल चेंज हो जाए सडन, इंडक्टर भी चेंज हो जाए। तो वहां पे ये नहीं कि सर यहाँ तो करंट चेंज की प्रॉपर्टी थी, नहीं नहीं, करंट चेंज का अपोज वो करता है जबकि एल कांस्टेंट हो, जो कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम 95% टाइम में होता है। लेकिन क्या इंडक्टर भी चेंज हो सकता है? हाँ भाई, इंडक्टर चेंज हो सकता है। तो मैं हाइपोथेटिकली किसी ने ये बोल दिया कि सपोज करो कि किसी ने क्या किया कि इंडक्टर को स्ट्रेच कर दिया। अब अगर हम इंडक्टर को स्ट्रेच करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स तो उतने ही रहेंगे, 100 टर्न्स है तो 100 ही रहेंगे, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो स्मॉल एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब स्मॉल एन की वैल्यू चेंज होगी तो एल की वैल्यू चेंज होगी, तो उस मोमेंट पे भी एल भी चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग आई चेंज होगा, सो दैट कि उस मोमेंट पे इंस्टेंटेनियसली फ्लक्स चेंज ना हो। तो बेसिक नेचर क्या है इंडक्टर का या किसी भी कॉइल का? फ्लक्स चेंज का अपोज करना। फ्लक्स में इंडक्टर इंडक्टेंस कांस्टेंट होता है, इसीलिए वो करंट चेंज का अपोज करता है। और हम बार बार वही चीज बोलते भी हैं कि एनी इंडक्टर अपोजेस द करंट चेंज, बट ट्रू नेचर उसका क्या है कि भाई फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए। तो इनिशियली फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो तो करंट जीरो, करंट जीरो है तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, तो इमीडिएटली जो है वो चार्ज डिस्चार्ज नहीं होगा।
जैसे मान लो हम कंडक्टिंग वायर से सिर्फ कनेक्ट कर दें तो फटाक से चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा, काम खत्म। कोई पूछेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस, क्या बताओगे? अगर कंडक्टिंग से हम कनेक्ट कर देंगे तो व्हाट इज द हीट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस? इंडक्टर को छोड़ो, सिर्फ हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो व्हाट इज द हीट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन याद है, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट लॉस। अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या वहां पे कोई बैटरी है? नहीं। वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा? जीरो होगा। वर्क डन बाय बैटरी जीरो होगा, डेल्टा यू क्या होगा? फाइनल एनर्जी हाफ माइनस सीवी से फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये चार्ज जो प्लस क्यू है ना, वो माइनस क्यू के साथ तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज हो जाएगा तो फील्ड गायब हो जाएगी, तो जो इसमें एनर्जी थी वो सब गायब हो गई। वो कैसे अपीयर होगा? हीट हो गया, स्पार्क हो गया, जो भी है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये अपोज करेगा। अपोज करेगा तो धीरे धीरे जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो यहाँ से क्या होगा? करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो हम क्या करेंगे, किसी इंस्टेंट पे मान लेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? कंडक्टिंग वायर और इंडक्टर का तुरंत नहीं होता। इंडक्टर इमीडिएटली, भाई जीरो है तो जीरो रहने दो, धीरे धीरे चेंज करो, स्लो चेंज, इनर्शिया। इसीलिए इंडक्टर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। तो ये चलो ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो गई, यहाँ पे आ गई। अब किसी इंस्टेंट पे ले लेते हैं, टी इक्वल्स टू टी पे। अब ये डिस्चार्ज भी हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? प्लस क्यू बचा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब करंट के इस डायरेक्शन की वजह से इस प्लेट का चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम I को लिखेंगे, I इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस डी क्यू बाई डी टी और माइनस डी क्यू बाई डी टी। करंट के इस डायरेक्शन की वजह से चार्ज डिक्रीज हो रहा है, सो I इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी। I इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि डिस्चार्जिंग करंट है तो I और Q में ये रिलेशन है। अब ठीक है, ऐसे हमने करंट दिखा दिया, ऐसे चार्ज दिखा दिया, ये इंडक्टेंस है, ऐसे L है। अब हम लिख लेते हैं किसी टाइम t पे किरचॉफ्स लॉ। क्या किरचॉफ्स लॉ एप्लीकेबल है? हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो इसको अप्लाई कर देते हैं ए से। ध्यान से देखो, वी ए ये ऐसे फ्लो किया, ऐसे फ्लो किया अक्रॉस इंडक्टर। अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा? माइनस करंट के डायरेक्शन में माइनस एल डी आई बाई डी टी। फिर अक्रॉस कैपेसिटर, नेगेटिव से गया पॉजिटिव, पोटेंशियल हो रहा है इंक्रीज। इंक्रीज को क्या लिख लेंगे? प्लस। प्लस कितने का? क्यू डिवाइडेड बाई सी। कैपेसिटेंस इसका सी है भाई, कैपेसिटेंस सी है, इंडक्टेंस एल है, इनिशियल चार्ज कैपिटल क्यू है। वापस पहुंच गए स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा कि एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम समझें तो क्या एल डी आई बाई डी टी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर है? हाँ वही है। क्या क्यू बाई सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर है? हाँ वही है। तो दोनों अगर सेम सेम पॉइंट से कनेक्टेड हैं तो क्या वी सी इज इक्वल टू वी एल होना चाहिए एट ऑल द इंस्टेंट? हाँ बिल्कुल, ये तो वही टर्मिनल्स हैं। बिल्कुल, जब वही टर्मिनल्स हैं तो वोल्टेज सेम होना चाहिए, वी सी इज इक्वल टू वी एल। चलो ठीक है, अब हमें फाइंड करना है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी के लिए करंट को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो L और ये हो जाएगा d बाई डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो ये जो है इक्वेशन दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डबल डिफ्रेंशिएट इक्वेशन हो जाएगा। तो क्या लिख लेंगे? डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई एल सी। ठीक है, तो ऐसा एक इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑलरेडी आ चुका है। कहोगे अरे ऐसा कब हुआ? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या एक्सेलेरेशन को ऐसे लिखते हैं? टी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे एक्स की जगह क्या है भाई? चार्ज। एक्स की जगह क्या है? एक्स क्या था वहां पे? एक्स जो है, जैसे मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लेते हैं तो एक्स डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ पे चार्ज है, चार्ज की जगह। तो ये दोनों फिजिकली डिफरेंट सिचुएशन है। ये करंट का है, वो मैकेनिक्स का है, फिजिकली डिफरेंट है, बट मैथमेटिकली दोनों क्या है? सेम है। मैथ की निगाह में दोनों सेम है। तो मैथ के हिसाब से अगर सेम है तो जैसा सोल्यूशन इसका आ रहा था वैसा ही सोल्यूशन इसका भी आएगा। इसका सोल्यूशन क्या आता था? इसका सोल्यूशन जो होता था वो होता था x इज इक्वल टू, ऐसा लिख लेते थे, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हमारे वेरिएबल होते थे। ओमेगा क्या होता था? x का जो कोफिशिएंट होता था उसी का रूट ले लेते थे, वो हो जाएगा ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 1/√LC। एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। इसकी यूनिट क्या है भाई? इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी वाली यूनिट होती है। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो ध्यान देना है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? वो हर्ट्ज होती है। तो कई बार दोनों इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस है, 2π का डिफरेंस है। तो ये हो गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो हमने फाइंड कर लिया। तो चार्ज का भी लिख सकते हैं सोल्यूशन ऐसे ही, चार्ज का सोल्यूशन लिख सकते हैं कैसे? एक्स का जैसे सोल्यूशन है वैसे ही हमने सिमिलर Q इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी की वैल्यू तो ओमेगा तो हमारा आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC दिया हुआ रहेगा भाई। L is equal to 2 microhenry, C is equal to 2 microfarad. Find the angular frequency of LC oscillation. बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। तो 1/√LC। तो ये जो है उसकी प्रॉपर्टी है, L और C की प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ये चार्ज, जैसे वहां से याद करोगे एसएचएम में क्या होता था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, मतलब जितना ओमेगा ज्यादा होता था उससे टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू, याद है, 2π/ओमेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम पीरियड? ओमेगा पुट करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2π√LC। मतलब एल ज्यादा हो या सी ज्यादा हो, तो जो ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन अभी देखेंगे किसका ऑसिलेशन हो रहा है? एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है, चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है। तो जो ऑसिलेशन है, अगर एल इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। मतलब क्या है कि चार्ज को ऑसिलेट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, स्लो धीरे धीरे ऑसिलेशन होगा। अगर एल की वैल्यू स्मॉल है, इंडक्टेंस की कैपेसिटेंस की वैल्यू स्मॉल है, तो टाइम पीरियड छोटा होगा। टाइम पीरियड छोटा होगा मतलब ऑसिलेशन फास्ट हो जाएगा। तो ठीक है, चलो ओमेगा फाइंड कर लिया, फाई फाइंड करना है भाई, फाई फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। एम्पलीट्यूड क्या होता था यहाँ पे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है? चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम चार्ज। क्या मैक्सिमम चार्ज हमें नोन है? यस, मैक्सिमम चार्ज तो हमने क्यू दिया उस पर, तो ये हो जाएगा क्यू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? इनिशियल बिहेवियर। क्या कोई फेज डायरेक्टली बता सकता है कितना होना चाहिए इसका फेज? ठीक है, एट टी इज, ठीक है, टी इज इक्वल टू 0। चार्ज क्या है? मैक्सिमम है ना, मतलब अपने एम्पलीट्यूड पे है। चार्ज टी इज इक्वल टू 0 पे चार्ज मैक्सिमम है, मतलब अगर एसएचएम से ऑसिलेट रिलेट करोगे तो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम। तो कभी भी अगर एक्सट्रीम से है, ठीक है, देख तो लो, कहोगे कि क्या चल रहा है भाई। यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 पे क्यू इज इक्वल टू क्यू है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्यू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो जाएगा 1। तो टी 0 भी है, ये हो जाएगा 0। तो साइन फाइव इज इक्वल टू 1। 1 है, ये 1 है, कैंसिल आउट होकर 0 मत कर देना, ये 1 है। तो साइन फाइव इज इक्वल टू 1, मतलब फाइव इज इक्वल टू π/2। कभी भी t इज इक्वल टू 0 पे कौन सा फंक्शन मैक्सिमा होता है साइन कॉस में? कॉस। तो ये कॉस होगा, अगर कॉस में लिखेंगे तो फेज क्या आएगा? π/2। नहीं तो ये पुट करने से भी चलो आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? q इज इक्वल टू कैपिटल Q साइन, थोड़ा सा मैथमेटिकल है यार, ज्यादा टेंशन में नहीं आना है। क्यों अनन्या, ठीक ठाक हो? साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। चाहेंगे तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे कि Q Q इज इक्वल टू Q cos ओमेगा टी, Q cos ओमेगा टी। ये हो गया चार्ज का फंक्शन। करंट का फंक्शन क्या होगा? I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। यहाँ डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा? डी क्यू बाई डी टी ओमेगा, तो ये क्यू ओमेगा हो जाएगा, क्यू ओमेगा इंटू माइनस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। और ये डी क्यू बाई डी टी किया भाई, माइनस डी क्यू बाई डी टी किया है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी? अच्छा ठीक है, ये हो जाएगी करंट। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट
मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट? Q इंटू ओमेगा। कोई कहेगा अरे क्या चल रहा है भाई ये। देखो अब यहाँ पे हम सिमिलरिटी ड्रॉ करते हैं कि x है Q, x है Q, dx बाई dt क्या होती है? वेलोसिटी। यहाँ पे dq बाई dt क्या हो जाएगी? करंट। व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी इन SHM? a इंटू ओमेगा। सो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन LC? क्या हो जाएगा? a इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है? 1/√LC। तो कभी भी मैक्सिमम करंट पूछेगा तो कोई जरूरत नहीं है ये देखने की, जो मैक्सिमम चार्ज है इंटू जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उतनी हो जाएगी मैक्सिमम करंट। तो यहाँ पे करंट और चार्ज के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है भाई? करंट और चार्ज के बीच में फेज डिफरेंस π/2 का है। ये साइन का फंक्शन है, ये चार्ज का फंक्शन है। तो इसमें से करंट के फंक्शन ये हो गई। अब एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड? पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर की एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगा? Q²/2C। Q²/2C यहाँ पे हो जाएगा Q²/2C और ये हो जाएगा cos² ओमेगा t। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड? तो वो क्या हो जाएगा? क्या इंडक्टर की एनर्जी कितनी होती है? हाफ L I², हाफ Li²। तो ये हो जाएगा हाफ L I²। आई को यहाँ पुट कर देंगे, I0² sin² ओमेगा t। तो जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी यहाँ से इसको ऐसे देखोगे, UL इज इक्वल टू वॉट? हाफ Li0²। इसको थोड़ा सा अगर लिख लोगे, Li0² इज इक्वल टू वॉट? Q²/ओमेगा²। ओमेगा² हो जाएगा LC, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा sin² ओमेगा t। अब दोनों को अगर ऐड कर देंगे, ठीक है, क्यों भाई? रुशिल? यस सर। हाँ ठीक है, चेक कर रहा था कि जग तो सोया तो नहीं। U इज इक्वल टू UE प्लस UL। अगर ऐड करेंगे तो ये Q²/2C कॉमन ले लेंगे। देखो देखो थोड़ा सा, cos² ओमेगा t और sin² ओमेगा t ऐड होके क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जो टोटल एनर्जी है वो है कांस्टेंट, जैसा कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में होता था। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती थी कांस्टेंट, बट वो क्या करता था? ऑसिलेट करता था काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक चेंज होता था। सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक में कब होती थी? जब ब्लॉक अपने मीन पे होता था या एक्सट्रीम पे? मीन पे। मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इसी तरीके से मैक्सिमम यहाँ पे जब इनिशियली क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में या कैपेसिटर में, उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी इंडक्टर में या मैग्नेटिक फील्ड में, और दोनों की एनर्जी जो रहेगी कांस्टेंट। तो वो क्या करेगा? मैक्सिमम से मिनिमम चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी ऑसिलेट कर रही है बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो अगर हम चाहें तो इसके ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट सिंपली जो है इसको चाहो तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हो। इसमें से बता सकते हो कि कौन सी पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर है और कौन सी अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, दिया हुआ है कि किसी एलसी सर्किट के लिए ये जो है पोटेंशियल एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया हुआ है। तो एक डॉटेड लाइन है और एक बोल्ड लाइन है। तो इसमें से कौन सी जो है मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? UB डिनोट करते हैं इसको, और UL कौन सी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को रिलेट कर रहा होगा? कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? बोल्ड या डॉटेड? डॉटेड मैग्नेटिक। डॉटेड मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड साइन दिख गया, साइन तो जीरो होता है जीरो पे, तो ये क्या हो जाएगा? डॉटेड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। शुरुआत में सारी की सारी एनर्जी कहाँ है? कैपेसिटर को चार्ज किया, तो उसी से तो ये आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी जीरो है क्योंकि करंट जीरो है। तो ये क्या है? ये, और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा फंक्शन है चार्ज का, करंट का, पोटेंशियल एनर्जी का
मैक्सिमम तो यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल फॉर्मूले टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये हमने डिराइव किया है किसके लिए, अगर कैपेसिटर फुल चार्ज हो। अगर वही ऐसा हो सकता है कि भाई, अब जैसे मान लो ऐसा पूछा जाए कि फाइंड द टाइम, बेकार, बहुत बहुत बेकार क्वेश्चन। फाइंड द टाइम व्हेन एनर्जी इज energy in magnetic field is 75%. Energy in magnetic field is 75% of energy in total energy. ऐसे मान लेते हैं कि energy in magnetic field is 75% of total energy। इसी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10% मोर देन मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो बेसिकली हमें मान लो एक ऐसा क्वेश्चन सैंपल ले लिया कि फाइंड द टाइम व्हेन एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड इज 75% ऑफ द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का 75% जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में है। तो हमें पता है कि भाई टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, और वो कितनी है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी तो हो जाएगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी टोटल एनर्जी। इसका 75%, 75% का मतलब होगा इसका 3/4 इज इक्वल टू कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी में है इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी थी वो क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी, और यहाँ पे क्या आया था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फर्स्ट टाइम बोल सकते हैं, फर्स्ट टाइम, सो दैट की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, ये पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट करेगा, कई बार होगा ये चीज। फर्स्ट टाइम बोल सकते हैं कि जीरो के बाद फर्स्ट टाइम कब ऐसा होगा कि एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड इज 75% ऑफ द टोटल एनर्जी। तो ये हो गई टोटल एनर्जी, ये हो गई उसके 75% इज इक्वल टू एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, ये 3/4 है। तो यहाँ से साइन ओमेगा टी पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे फर्स्ट टाइम में, तो टाइम नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव, √3/2। √3/2 का मतलब क्या आ जाएगा, पहली बार हो जाएगा ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब हो गया π/3। तो जो भी होगा टाइम यहाँ से 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू π/3। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट कर देंगे, टाइम की वैल्यू हो जाएगी t इज इक्वल टू t/6, कि जो भी टाइम पीरियड होगा बाई 6 पे ऐसा होगा। ओमेगा हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उस टाइम की वैल्यू भी बता सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो SHM के सारे रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और कौन सा रिजल्ट है, फाइंड द करंट, ऐसा पूछा जाए, फाइंड द करंट इन द सर्किट व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। फाइंड द करंट इन द सर्किट, क्या करेंगे, कोई बता सकता है? फाइंड द करंट इन सर्किट व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। क्या कर सकते हैं? फाइंड द, जल्दी बताओ भाई, फाइंड करंट इन सर्किट व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, या बोल सकते हैं इज Q/2। तो उस मोमेंट पे कितनी है, कितनी चार्ज होगी? तो क्या करेंगे, एक तो जो एनर्जी इंक्रीज हो डिक्रीज हुई है वो कहाँ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कितनी हो जाएगी, ½ Li²। तो जो डिक्रीज एनर्जी है उसको इक्वेट कर दो किससे, ½ Li² से। एक तो वो हो सकता है। दूसरा तरीका है क्या है कि अगर कैपेसिटर का चार्ज Q/2 है तो हम क्या करेंगे, उससे टाइम फाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज का फंक्शन हमें नोन है, Q=Q0 cos ωt। वहां से टाइम फाइंड करेंगे और उस टाइम को फिर पुट कर देंगे करंट के एक्सप्रेशन में। दो तरीके हैं, प्रीफर करना है एनर्जी वाला। कई तो ऐसे चो रहे होंगे, क्या 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 सर, एक बार फिर से देखो। दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तरीका हमने क्या किया कि मान लो चार्ज हाफ हुआ तो चार्ज का फंक्शन लिख लेंगे, कौन सा फंक्शन, जो अभी डिराइव किया था, कौन सा डिराइव किया था, ये Q=Q cos ωt। ये Q/2 हुआ, ये Q हुआ, ये cos ωt हुआ, तो ये क्या 1/2 आ जाएगा। तो cos ωt इज इक्वल टू 1/2। सो ओमेगा टी हमारी क्या आ गई, ωt इज इक्वल टू π/3। अब यहाँ से करंट का फंक्शन हमें पता है, I = I0 sin ωt।
साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई/3 पुट कर देंगे ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे, तो √3/2, √3 I0/2। I0 भी नहीं पता, I0 तो पता है Q इंटू ओमेगा, तो यहाँ से √3/2 A इंटू ओमेगा SHM से रिलेट करो, अभी SHM से सारे रिलेशन रिलेट करके लिख लेंगे, तो ये होगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको एनर्जी से प्रीफर करेंगे क्योंकि बहुत सारी है। तो कितनी एनर्जी बची भाई, अभी एनर्जी कितनी है, अभी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, Q²/2C, मतलब Q²/2 इंटू ये Q/2 हुआ है तो ये हो जाएगा 4 इंटू C। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल थी Q²/2C। कितने डिक्रीज हुई, डिक्रीज हम निकाल लेते हैं, डेल्टा यू। डेल्टा यू लॉस इन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू गेन इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा Q²/2C और 1 - 1/4, 1 - 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ Li², उस मोमेंट पे जो हो, तो इसको पुट कर देंगे। हाँ ठीक है, पुट कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, I² इज इक्वल टू Q² डिवाइडेड बाई, सेम चीज आ जाएगी यार, देख पा रहे हो, सेम चीज आ जाएगी, Q²/LC कर दिया यहाँ पे, Q²/LC इंटू 3/4। क्या ये 1/LC इज ओमेगा², तो यहाँ पे ओमेगा² पुट कर देंगे, I² इज इक्वल टू ओमेगा² Q² इंटू 3/4, रूट ले लेंगे, रूट आ जाएगा वही Q ओमेगा, तो यहाँ से रूट लिया, करंट की वैल्यू आ गई, करंट इज इक्वल टू Q ओमेगा इंटू 3/4। ठीक है, अब कहोगे कि सर ये तो ज़्यादा हो गया ना, ये तो आसान था। अरे ये आसान था क्योंकि Q/2 दिया था, कहीं पे 10% देगा, 20% देगा, 15% देगा, तो ऐसे केस में ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला थोड़ा ठीक से बताना, कैलकुलेट करना ही मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए हमें प्रेफर करना है कि इस टाइप का हम ले लें, एनर्जी के टर्म्स में ले लें। क्या ये समझ में आया, LC ऑसिलेशन, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, करंट, ऑसिलेशन। तो पहले तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट इन एलसी सर्किट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, प्रूव दैट इन एलसी सर्किट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो थोड़ा सा इक्वेशन लिख के हमें चार्ज का इक्वेशन लिखना होगा, पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर, दोनों को ऐड करके दिखा देना है, एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर ये एग्जैक्टली एसएचएम से है तो हम कोरिलेट कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन या कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ एलसी विथ स्प्रिंग ब्लॉक या कोई भी ऑसिलेटिंग सर्किट, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, क्योंकि ये मैथमेटिकली सेम है बट एक्चुअल में ये डिफरेंट है। तो चलो ठीक है, यहाँ से स्प्रिंग ब्लॉक ले लिया, स्प्रिंग ब्लॉक पहले क्योंकि उसका हमें पता है, अच्छा ठीक है सुनो, यहाँ पे एसएचएम का लॉजिक अप्लाई करके क्या यहाँ पे तुरंत आंसर बता सकते हो इस केस में, कोई भी जो ये दिया एसएचएम के लॉजिक से, इसीलिए ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो स्प्रिंग ब्लॉक है और ये हमारा एलसी है, स्प्रिंग का जो है सर A/2 कवर करने के लिए मतलब T मतलब कितना टाइम T/6 लगेगा, T/6, ठीक है चलो, क्या ये फॉर्मूला याद है, अभी बताऊंगा तो याद आ जाएगा, V इज इक्वल टू ओमेगा A² माइनस x²। इस फॉर्मूले की खास बात यह है कि एन मौके पे कभी याद आता ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए बाकी सारे तो याद आ रहे थे, ये याद आता ही नहीं, तो स्पेशली इसी को याद रखना है। अब x था चार्ज, तो वेलोसिटी क्या होगी, करंट,
तो अगर हम कोरिलेट कर पाएंगे, जो कि अभी करने वाले हैं, तो क्या ऐसा लिख पाएंगे? Q कितना हुआ? Q/2, तो ये हो जाएगा Q²/4, तो 3Q²/4। तो क्या ये आंसर आ जाएगा? ओमेगा Q इंटू √3/2 डायरेक्ट, विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक। कोई तो कहेगा सर मुझे तो ये भी नहीं पता था, तो ये कहाँ से पता? अरे ये याद है, एक साथ दो सिस्टम तुम लिंक कर पा रहे हो, उनको रिलेट कर पा रहे हो, उनको याद कर पा रहे हो। तो ठीक है, देखो इसको रिलेट कर देते हैं फटाफट, सो दैट कि तुम रिलेट कर पाओ, वहां के रिजल्ट यहाँ अप्लाई कर सको फटाफट। वो रिलेट करने की बात है। एक्स है क्यू, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आई, वेलोसिटी हो गई आई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो कि है हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी वो किससे रिलेटेड है भाई? काइनेटिक एनर्जी v किस में आ रहा है? v के इक्विवेलेंट I² किस में आता है? I² किस में आएगा? मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, इंडक्टर वाली एनर्जी की कैपेसिटर वाली एनर्जी? इंडक्टर वाली एनर्जी। I किस में आएगा? इंडक्टर वाली एनर्जी ना, हाफ LI²। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? ये इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ से एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, हाफ LI²। तो v तो ये हो गया। तो यहाँ से मास की जगह पे क्या है? मास की जगह पे हम क्या ले सकते हैं? ये है हमारा मैकेनिकल इनर्शिया, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, ml। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हाफ kx², यहाँ किसके बराबर हो जाएगा? वो एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि x के साथ क्या आ रहा था? Q², तो Q² वाली एनर्जी कौन सी है यहाँ पे? कैपेसिटर की, वो हो जाएगी Q²/2c। तो हाफ हाफ तो सेम है। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वलेंट टू k इज इक्वलेंट टू 1/c। समझ पाए? x चार्ज vi ml और स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वलेंट टू 1/c। ये हमारे कोरिलेशन है। यहाँ पे ब्लॉक ऑसिलेट करता है, यहाँ पे एनर्जी ऑसिलेट करता है। समझे? तो ये देखो, अगर ये फॉर्मूला तुमने यहाँ से लिख लिया, जैसा कि अभी लिखा था ऊपर, यहाँ पे हम एक इक्वेशन जानते हैं भाई कि मैक्सिमम जो v मैक्सिमम होती है वो होता है a ओमेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग I मैक्सिमम हो जाएगा q इंटू ओमेगा। जो वेलोसिटी होती है ओमेगा a² - x² हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो करंट हो जाएगी वो ओमेगा q² - q² यूज़ कर सकते हैं। तो SHM के सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। समझे? प्रत्युष सुन पा रहे हो?